कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। अशफाकुल्ला खां। 20वीं सदी के पहले दशक में देश भर में क्रांति की लपटें भड़क उठी थीं। लोग अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी छीन लेने के लिए उतावले हो उठे थे। पंजाब के कई नेता इस लड़ाई में कूद पड़े थे। ऐसे ही दो नेता थे सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के चाचा और पिता। दोनों ही सदी के शुरू में अमेरिका में गठित गदर पार्टी के सदस्य थे, जिसकी स्थापना ब्रितानवी हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने के इरादे से की गई थी। दोनों को ही ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए जेल जाना पड़ा था। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मुकदमे चल रहे थे और उन्हें काले पानी की सजा से बचने के लिए ईरान भागना पड़ा था। वहां से वे टर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और आखिर में ब्राज़ील गए। काले पानी की सजा एक ऐसी सजा थी जो लगभग हर क्रांतिकारी के भाग्य में लिखी होती थी। ये समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर बनी जेल थी, जिसकी ऊंची दीवारें फौलाद की तरह मजबूत थीं। अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला को केप टाउन के पास ऐसी ही एक जेल में रखा गया था, लेकिन वो जेल शहर से दिखाई देती थी। अंडमान टापू पर स्थित जेल गहरे समुद्र के बीचों बीच थी, जहां से भागना लगभग असंभव था। खाते पीते और समृद्ध मध्य वर्गीय परिवार से होने के बावजूद दोनों भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य धारा और खासकर लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के खिलाफ थे। दोनों भाई ब्रिटिशों के खिलाफ जन विद्रोह खड़ा करने के लिए क्रांतिकारी उपायों के प्रयोग की ताक में रहते थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और एक अन्य चाचा स्वर्ण सिंह की जेल से रिहाई हुई थी। अजीत सिंह को भी जल्दी ही रिहा किए जाने की खबर थी। परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होने के कारण बच्चे का नाम भगत लाल रखा गया। भगत सिंह की शुरू की पढ़ाई बांगा के एक प्राथमिक स्कूल में हुई। 1916-17 में उनके पिता कांगड़ा के भूचाल पीड़ितों के लिए राहत कार्यों की व्यवस्था में हाथ बटाने के लिए लाहौर में जा बसे। भगत सिंह को अब लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। अपने बचपन के इन वर्षों के बारे में भगत सिंह ने लिखा है कि आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से ही प्राप्त हुई थी। 1923 में भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती हो गए। ये कॉलेज पंजाब कौमी विद्यापीठ से जुड़ा हुआ था और लाला लाजपत राय और भाई परमानंद द्वारा स्थापित और संचालित था। इसकी स्थापना के पीछे सरकारी संस्थानों का एक विकल्प प्रस्तुत करने का उद्देश्य था, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वदेशी की भावना पैदा की जा सके। इस कॉलेज के माध्यम से आत्मनिर्भर और प्रगतिशील युवक युवतियों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने की उम्मीद की जा रही थी जो नए भारत की मांग पर खरी उतर सके। कॉलेज में भगत सिंह का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। कॉलेज के प्रिंसिपल छबील दास ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए किताबें उपलब्ध नहीं होती थीं, इसलिए अध्यापक लाइब्रेरियों की किताबों से महत्वपूर्ण अंश छांटकर छात्रों को पढ़ने के लिए देते थे। इन दिनों मजीनी, गरिबाल्डी और रूसी क्रांति को लेकर खूब बहसें होती थीं। भगत सिंह कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी के भी सदस्य थे और न सिर्फ अपने बल्कि शहर के सभी कॉलेजों के प्रतिभाशाली छात्रों में गिने जाते थे। उनके एक जीवनी लेखक एसआर बख्शी भगत सिंह एंड हिज आइडियोलॉजी 1981 के अनुसार अपने कसरती बदन और रौबीली आवाज़ के कारण वे अलग ही दिखते थे। भगत सिंह की उर्दू, हिंदी, गुरुमुखी, अंग्रेजी और संस्कृत पर बहुत अच्छी पकड़ थी। अपने एक पर्चे मैं नास्तिक क्यों हूँ मैं उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों के बारे में लिखा है। हालांकि मैं कुछ प्रोफेसरों का चहेता था और कुछ को खटकता भी था, लेकिन मैं कभी भी बहुत मेहनती और पढ़ाकू लड़का नहीं था। मुझे अपने आप पर घमंड करने जैसी भावनाओं का शिकार होने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि मैं कुछ शर्मीला लड़का था और अपने भविष्य को लेकर निराशाजनक सोचों में डूबा रहता था। 16 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते भगत सिंह पूरी तरह आज़ादी की लड़ाई के रंग में रंग चुके थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण विवाह के प्रति उनके नज़रिए में देखा जा सकता है। जब 1924 में उनके पिता उनके विवाह के लिए जोर डालने लगे, तो पिता की समझा ना पाने के कारण भगत सिंह लाहौर का अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए। अपने पिता के नाम छोड़े पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, मेरा जीवन एक महानतम ध्येय को समर्पित, देश की आज़ादी की ध्येय को। इसलिए अब किसी तरह का आराम या सांसारिक मोह मुझे ललचा नहीं सकता। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो मेरी दाढ़ी मूंछ की उम्र पर बापूजी अर्जुन सिंह ने कहा था कि मुझे देश की सेवा के लिए समर्पित किया जाना है। इसलिए अब मैं उसी वचन को निभाने का इंतजार कर रहा हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। भगत सिंह के मित्र और सहपाठी जयदेव गुप्ता ने उनसे विवाह न करने का कारण पूछा, तो भगत सिंह ने कहा कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वो कांटों से भरा हुआ था। उनके दो चाचा भी इसी रास्ते पर चले थे और अपने पीछे 2 विधवाएं छोड़ गए थे। क्या वे भी किसी अभागिन का सुहाग उजाड़ कर जाएं? छबील दास ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब उन्होंने विवाह किया था तो भगत सिंह ने उन्हें खूब डांटा फटकारा था। छबील दास ने जवाब दिया था, अगर मुझे सचमुच में एक बहुत अच्छी जीवन साथी मिल रही हो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनने की बजाय मेरी प्रेरणा बनने के लिए तैयार हो तो तुम क्या कहोगे। उन्होंने लेनिन की पत्नी सुपयान मेन और कार्ल मार्क्स की संगनी का उदाहरण दिया था। भगत सिंह ने ये सुनकर कहा था, गुरुजी, आपसे बहस में कोई जीत नहीं सकता।
कानपुर जाते समय भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम जयचंद विद्यालंकार का एक पत्र लेने गए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक कर्मठ हिंदू थे जो मरते दम तक धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ते रहे थे। वे कानपुर से प्रताप नामक एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे। 1923-24 में भगत सिंह उन्हीं के साथ जुड़े रहने और बलवंत के नाम से उनके अधीन काम करते रहे थे। कानपुर में ही उन्हें बटुकेश्वर बी.के. दत्त, शिव वर्मा और वी.के. शर्मा जैसी शख्सियतों से मिलने का अवसर मिला जो आगे चलकर उनके अंतरंग साथी बन जाने वाले थे। अजय घोष, जो तब 15 वर्ष के थे, ने भगत सिंह के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में लिखा था, भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स 1945। मेरे ख्याल से मैं 1923 में किसी समय भगत सिंह से मिला था। बी.के. दत्त ने कानपुर में मुझे उनसे मिलवाया था। वे लंबे और दुबले पतले थे और उन्होंने ढंग के कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। वे काफ़ी चुप चुप से थे। मुझे उनमें देहान के किसी लड़के की तरह चुस्ती और आत्मविश्वास का अभाव दिखाई दिया। मैं उनसे कुछ खास प्रभावित नहीं हुआ और मैंने दत्त से ये बात की भी। 1924 का वर्ष भगत सिंह के मन में क्रांति के बीज बोने वाला वर्ष साबित हुआ। कानपुर में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए, जो एक वर्ष पहले ही शचीन्द्रनाथ सान्याल द्वारा शुरू की गई थी। चंद्रशेखर आजाद एचआरए के मुख्य कर्ता धर्ता थे। भगत सिंह जल्दी ही उनके बहुत करीब आ गए। एचआरए के सदस्य के रूप में ही उन्होंने बम के दर्शन को गंभीरता से लेना शुरू किया। सशस्त्र क्रांति एकमात्र ऐसा उपाय था जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंका जा सकता था। भगत सिंह संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस में लोगों को एकजुट करने वाले कार्यकर्ताओं की तलाश में गांव-गांव घूमे। 1925 में अपने पिता का क्षमा याचना का पत्र पाने के बाद भगत सिंह लाहौर लौट आए। इसके बाद एक वर्ष के भीतर ही उन्होंने और उनके साथियों ने नौजवान भारत सभा नामक एक उग्रवादी संस्था की स्थापना कर दी। अप्रैल 1926 में भगत सिंह सोहन सिंह जोश से मिले, जिनके माध्यम से उनका पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी से संपर्क हुआ। ये पार्टी पंजाबी में कीर्ति नामक एक मासिक पत्रिका निकाला करती थी। अगले एक वर्ष तक भगत सिंह जोश के साथ काम करते रहे और कीर्ति के संपादकीय बोर्ड में शामिल हो गए। 1927 में उन्हें सबसे पहले काकोरी मामले के आरोपियों के साथ संबंधों के संदेह में गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए विद्रोही के छद्म नाम से छपा एक लेख जिम्मेदार था। उन पर दशहरे के मेले के दौरान लाहौर में एक बम विस्फोट में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया। उन्हें अच्छे चाल चलन के कारण 60,000 रुपए की भारी भरकम जमानत पर छोड़ दिया गया, जिसे बाद में माफ कर दिया गया। 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड के 2 अकेले भगोड़े रह गए थे। अन्य नेताओं के जेल में होने का मतलब था कि अब एचआरए का नेतृत्व उन्हीं के हाथ में आ गया था। अजय घोष ने उन दिनों को याद करते हुए लिखा था, 1928 में एक दिन अचानक एक नौजवान मेरे कमरे में आकर मेरा हालचाल पूछने लगा तो मैं हैरान रह गया। वे भगत सिंह थे, लेकिन पहले वाले भगत सिंह नहीं। वे लंबे, ऊंचे और आकर्षक देह काठी के एक जोशीले और समझदार नौजवान प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखों में एक अनूठी चमक थी और वे कोई दूसरे ही व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। बातचीत के दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि उनकी सिर्फ उम्र में ही इजाफा नहीं हुआ था। उस समय और बाद में भगत सिंह से जो भी व्यक्ति मिले, वे उनकी अनूठी बुद्धिमत्ता और बातचीत के प्रभावशाली अंदाज के गवाह थे। ऐसा नहीं कि वे बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन वे इतने जोश, इतने जज्बे और इतनी संजीदगी से बात करते थे कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। हम रात भर बात करते रहे और फिर टहलने के लिए निकल गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो हमारी पार्टी में एक नए युग का उदय हो रहा हो। हम जानते थे कि हमें क्या चाहिए और हमें यह भी पता था कि हमें अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। 3 अक्टूबर 1928 का दिन था। लाहौर रेलवे स्टेशन के पास लगभग 5,000 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। वे सब साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। साइमन कमीशन एक 7 सदस्यीय कमीशन था, जिसके प्रमुख सर जॉन एल्सब्रुक साइमन थे। कमीशन के सदस्य बंबई के रास्ते लंदन से लाहौर पहुंचे थे। इन्हें यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि भारत और ज्यादा संवैधानिक सुधारों के लिए कितना तैयार है। ये एक संवैधानिक दायित्व था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाने जाने वाले इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के तहत हर 10 साल बाद निभाना पड़ता था। इसके पीछे भारत को स्वराज की तरफ बढ़ने में मदद करने का उद्देश्य था। इसका जो भी मतलब रहा हो, मोहनदास करमचंद गांधी भगत सिंह शैली के क्रांतिकारी नहीं थे। वे आग और बारूद की भाषा नहीं बोलते थे। वे ब्रिटिशों को भड़काने के पक्ष में नहीं थे। उनका रास्ता सहयोग का रास्ता था। उनकी अपनी योजना थी। वे शांतिपूर्ण तरीकों से आज़ादी हासिल करना चाहते थे, बिना किसी तरह की हिंसा के शब्दों में या कार्रवाई में। दमन और बर्बरता के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास अहिंसा नाम का एक अत्यंत घातक हथियार था, जो शत्रुओं का नाश कर देता था, क्योंकि वे अपने खुद के उदाहरण से इसका प्रयोग करते थे। प्रहार को झेलो, ना कि पलट कर प्रहार करो। गांधी जी को कांग्रेस की सीमाओं का एहसास था, फिर भी उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का प्रस्ताव रखेंगे। उन्हें भरोसा था कि वे कांग्रेस को इसे स्वीकार करने के लिए मना लेंगे। हालांकि पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 तक डोमिनियन स्टेटस न दिए जाने पर पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने की धमकी दी थी।
लेकिन कमीशन की नियुक्ति एक एंटी क्लाइमैक्स साबित हुई थी। गांधी जी सोचने लगे कि इसका ये मतलब था कि ब्रिटिश हिंदुस्तानियों को कोई खास अधिकार देने के मामले में गंभीर नहीं थे, वे सिर्फ हिंदुस्तानियों की भावनाओं के साथ खेल रहे थे। गांधी जी सत्ता के चरण दर चरण हस्तांतरण के मामले में ब्रिटिशों के साथ सहयोग करने के लिए आखिरी सीमा तक जा चुके थे। उन्हें इतनी ज्यादा निराशा हुई कि उन्होंने कांग्रेस को, जो उन्हीं का मुंह देख रही थी, ये प्रस्ताव पास करने के लिए कहा कि भारत के सामने अब एकमात्र सम्मानजनक रास्ता ये बचा था कि साइमन कमीशन का हर मुकाम पर और हर तरीके से बहिष्कार किया जाए। कांग्रेस उनका औजार थी। 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक अंग्रेज द्वारा स्थापित ये पार्टी ब्रिटेन की महारानी की एक निष्ठावान संस्था थी। अपने शुरुआती वर्षों में पार्टी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की कृपा दृष्टि पर निर्भर थी और उनके हाथ में एक खिलौना मात्र थी। वे यात्री जनमानस को प्रभावित करने के लिए पर्दे के पीछे से इसका नेतृत्व करते थे। भारतीय संभ्रांत वर्ग के लिए ये पार्टी एक क्लब मात्र थी जिसके माध्यम से वे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ सूत्र स्थापित कर सकते थे। लंदन में बैठे आका जब भी देशी जनता को शासन में कोई भूमिका देने की सोचते थे तो वे सबसे पहले कांग्रेस की तरफ देखते थे। संभ्रांत वर्ग ये बात जानता था, इसलिए कांग्रेस से जुड़ा रहना चाहता था। ब्रिटिशों के लिए कांग्रेस एक आज्ञाकारी सहयोगी की तरह थी, लेकिन समय के साथ कांग्रेस में भी उदारवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देने लगा। स्वराज ने और ज्यादा स्वराज की भूख पैदा कर दी। कांग्रेस में अवज्ञा के चिन्ह दिखाई देने लगे, लेकिन वो अब भी ब्रिटिशों के प्रभाव में थी। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध वाक्य दिया था, कि बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्राण और विद्रोही तेवर फेंकने का काम किया। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों के अधिकारों के लिए कई अहिंसक लड़ाइयां जीतने के बाद वे भारत लौटे थे, तो उन्हें अपने विचारों के प्रयोग के लिए कांग्रेस सबसे उपयुक्त मंच प्रतीत हुआ था। पार्टी का रैडिकल वर्ग उनके दर्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इन लोगों का मानना था कि वे एक दूरदृष्टा थे, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनसे अंग्रेज डरें। फिर भी गांधी जी के करिश्माई व्यक्तित्व को देखते हुए इन लोगों को उनका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। देश के करोड़ों लोग उनके पीछे थे। गांधी जी के निकटतम सहयोगी जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इन रैडिकल सोशलिस्टों में सबसे बड़ा दोष ये था कि वे जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं का तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उनका दर्शन न सिर्फ मानवता के कुछ आधारभूत पहलुओं की अवहेलना करता था, बल्कि मानवीय व्यवहार को स्तरीयता और ऊंचे मूल्यों से भी वंचित कर देता था। उनका मानना था कि ये नैतिक पहलू किसी भी संस्कृति और सभ्यता का आधार थे और जीवन को उसका अर्थ प्रदान करते थे। नेहरू गांधी जी की इस धारणा में दृढ़ विश्वास रखते थे कि गलत तरीकों से सही नतीजे हासिल नहीं किए जा सकते। क्रांतिकारी जानते थे कि उनके विचार गांधी जी से मेल नहीं खाते। जनता जनार्दन और शासक वर्ग के बीच सदियों पुराने और विश्वव्यापी संघर्ष का अनुभव उन्हें रास्ता दिखाने का काम कर रहा था। उनके पास जो तरीके थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वे कभी फेल नहीं हुए थे। उनसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता, भाईचारे और समानता जैसे मूल्यों की नींव रखी जा चुकी थी, जबकि रूसी क्रांति ने दुनिया को सोशलिज्म यानी समाजवाद का विचार दिया था। भगत सिंह और उनके कॉमरेड साथी डोमिनियन के दर्जे का समर्थन नहीं कर रहे थे, वे पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर रहे थे। फिर भी उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के गांधी जी के आह्वान का समर्थन करने का फैसला किया। वे क्रांतिकारी थे और उनका मानना था कि लोगों को आंदोलित करने के लिए उठाया गया कोई भी कदम सही दिशा में कदम था। ये कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, राष्ट्र को उन बेड़ियों का एहसास करवा सकता था जिनमें वो जकड़ा हुआ था। कार्रवाई की खुद पहल करके की गई निर्णायक कार्रवाई की जरूरत थी। उस दिन कमीशन के सदस्य जैसे ही रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार से बाहर निकले, भीड़ उनकी तरफ उमड़ पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ था कि प्रदर्शनकारी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। ये नारा भगत सिंह ने गढ़ा था ताकि आज़ादी की लड़ाई को एक नई धार, एक नया अर्थ दिया जा सके, विद्रोह और अवज्ञा का अर्थ। भीड़ नारे लगाती हुई चिल्ला रही थी, साइमन कमीशन वापस जाओ और अंग्रेज मुर्दाबाद। और फिर सब एक स्वर में जोर शोर से गाने लगे, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, मुड़ जाओ साइमन, जहां है देश तुम्हारा। भगत सिंह और लाला लाजपत राय में एकाधिक बार टकराव की स्थिति पैदा हुई थी। वे लालाजी के रूढ़िवादी हिंदू नजरिए से सहमत नहीं थे। दूसरी तरफ लाला लाजपत राय भगत सिंह को रूसी एजेंट ठहरा चुके थे। वे क्रांतिकारियों को गैर जिम्मेदार नौजवान मानते थे। लाला लाजपत राय ने ही भारत को दो टुकड़ों में बांटने का विचार रखा था, हिंदू भारत और मुस्लिम भारत। भगत सिंह इस तरह के बंटवारे की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हिंदू और मुसलमान सैकड़ों वर्षों से शहरों और गांवों में साथ साथ रहते रहे थे।
वे एक दूसरे के सुख दुख के भागी थे। उनकी विरासत और उनका इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। उन्होंने साथ साथ संघर्ष किया था, साथ साथ मुसीबतें और तकलीफें झेली थीं। इस देश पर दोनों कौमों का अधिकार था। अंग्रेजों से आज़ादी पाने के बाद उन्हें मिलजुल कर देश का राजनीतिक और आर्थिक भाग्य बनाना था और राष्ट्र निर्माण में बराबर की हिस्सेदारी करनी थी। भगत सिंह के बहुत से साथी, बहुत से कॉमरेड मुसलमान थे। सिर्फ इसलिए कि वे एक अलग धर्म का पालन करते थे, उन्हें हिंदुओं से अलग नहीं कर देता था। दोनों एक जैसा खाते थे, एक जैसा पहनते थे, एक जैसी जुबान बोलते थे और एक जैसा व्यवहार करते थे। मुसलमान परदेसी नहीं थे, वे भारतीय राष्ट्र के ताने बाने का एक अभिन्न अंग थे। वे अपनी विरासत को छोड़कर उसके एक छोटे से हिस्से से संतुष्ट क्यों कर लें? भला उनका धर्म उन्हें हिंदुओं से अलग कैसे कर सकता था? भगत सिंह को डर था कि अगर धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के विचार पर अमल किया गया तो तबाही आ जाएगी। दोनों तरफ खून की नदियां बहेंगी। हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र हमेशा एक दूसरे से लड़ाते रहेंगे। उनका पूरा ध्यान और संसाधन एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का भंडार जमा करने पर केंद्रित रहेंगे। भगत सिंह का ख्याल था कि धर्म एक ऐसे आदमी का चोला था जिसने अभी तक अपने आप को खोजा नहीं था। फिर भी लालाजी के लिए उनके मन में बहुत गहरा सम्मान था। उनकी कुछ सीमाएं हों, लेकिन वे एक महान व्यक्ति थे। वे पूरी जिंदगी ब्रिटानियों के खिलाफ लड़ते रहे थे और पूरे देश के लिए एक उदाहरण थे। अपनी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें बर्मा में निष्कासन की सजा भी भुगतनी पड़ी थी। उनके त्याग और विद्रोह ने देश की युवा पीढ़ी को एक रास्ता दिखाया था। भगत सिंह लालाजी के संकुचित नजरिए के विरोधी थे, लेकिन वे उनकी देशभक्ति और समर्पण भावना का सच्चे दिल से सम्मान करते थे। यही कारण था कि साइमन कमीशन के लाहौर पहुंचने के दिन 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह ने लाला लाजपत राय का साथ देने का फैसला कर लिया था। कमीशन के सदस्यों ने भीड़ के आगे से निकलने की कोशिश की तो भीड़ ने एक दीवार बनकर उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का भारी भरकम जमावड़ा लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोग टस से मस होने को तैयार न थे। इसी बीच लालाजी ने तुरंत फुरत एक भाषण देते हुए कहा, अगर सरकार नहीं चाहती कि कमीशन प्रदर्शनकारियों को देखे तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके सदस्यों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें सीधा सरकारी भवन में ले जाया जाए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट J.A. स्कॉट ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया। भीड़ में आफरा तफरी मच गई। कुछ धक्का मुक्की में नीचे जमीन पर गिर पड़े, कुछ बहादुरी से लाठियों का सामना करते रहे, कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। लालाजी ने अपने समर्थकों को सच्चे सत्याग्रहियों की तरह अपनी जगह पर डटे रहने के लिए कहा। जो भाग गए थे उनमें से भी बहुत से वापस लौट आए, मानो वे सब भेड़े हों और लालाजी उनके गड़रिया। तभी स्कॉट ने दूर से लाला लाजपत राय को पहचान लिया और उनकी तरफ झपटा। उसने अपनी लाठी से लालाजी को बुरी तरह पीटा और तब तक नहीं रुका जब तक कि लालाजी लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर पड़े। ऐसे लग रहा था मानो स्कॉट अंग्रेजों का कहा ना मानने वाले सभी भारतीयों का गुस्सा लालाजी पर उतार रहा था। मानो वो उन सबको एक सबक सिखा देना चाहता था कि ब्रिटिश हुकूमत को ललकारने वालों का क्या हाल होता है। सिर्फ 9 वर्ष पहले ही यहीं भारत शिमला में पैदा हुए एक आयरिश ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर रेजिनोल्ड डायर ने अमृतसर के लोगों पर इसी तरह अपना गुस्सा निकाला था, सिर्फ इसलिए कि कुछ देशी लड़के बाजार में एक अंग्रेज औरत को चिढ़ाने का दुस्साहस कर बैठे थे। डायर भी देशी जनता को सबक सिखाना चाहता था कि हुकूमत किस हद तक जा सकती थी, कि वो उन्हें सीधा करना जानती थी। डायर ने अपना बदला लेने के लिए 13 अप्रैल 1919 का दिन चुना था, जो बैसाखी का दिन था, पंजाब में फसलों की कटाई के त्योहार का दिन। उस दिन स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूर स्थित जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोगों की भीड़ जमा थी, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठी हुई थी। इस कानून के अनुसार किसी को भी मुकदमा चलाए बिना हिरासत में रखा जा सकता था। डायर ने पुलिस को शिकारी कुत्तों की तरह भीड़ पर छोड़ दिया था। उसने मैदान से निकलने का इकलौता रास्ता भी बंद करवा दिया था, ताकि कोई भी पुलिस की गोलियों से बचकर जाने ना पाए। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे आग उगलती मशीन गनों के सामने ढेर होते चले गए। उनके सामने बचाव का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस तब तक गोलियां चलाती रही जब तक कि सारी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। पूरे 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। बहुत से लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के इकलौते कुएं में कूद गए, जो इस बर्बर नरसंहार का एक मूक खामोश गवाह था। लगभग 400 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए और 1500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना की बर्बरता के बारे में सुनकर लंदन भी दहल उठा। डायर को वापस बुला लिया गया। उसने एक इंक्वायरी कमेटी के सामने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया था। उसे किसी तरह के डर या फटकार का भी सामना नहीं करना पड़ा।
कुछ ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का ख्याल था कि उसने पंजाब को अराजकता से बचाया था। भगत सिंह तब सिर्फ 12 वर्ष के थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें बुरी तरह हिला दिया था। अगले दिन स्कूल के बाद वे सीधे घर नहीं लौटे। उनके घर वाले उनका इंतजार करते रहे और चिंता में डूबे रहे। उस दिन भगत सिंह घर जाने की बजाय सीधे जलियांवाला बाग गए। किसी तरह संतरियों की नजर बचाकर वे अंदर घुस गए और एक बर्तन में मैदान की मिट्टी इकट्ठी करने लगे, हिंदुस्तानियों के खून से सनी मिट्टी। वे घर लौटे तो उनकी छोटी बहन ने पूछा, कहाँ चले गए थे? माँ कब से तुम्हारी राह देख रही है, खाना लगाऊं? लेकिन भगत सिंह खाने के बारे में नहीं सोच रहे थे। उन्होंने छोटी बहन को मिट्टी से भरा बर्तन दिखाते हुए कहा, ये देखो, इस मिट्टी में उन हिंदुस्तानियों का खून मिला हुआ है जो अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए। इस मिट्टी को प्रणाम करो। इसके बाद उन्होंने उस बर्तन को एक पवित्र जगह पर रख दिया और उस पर फूल चढ़ाने लगे। लाला लाजपत राय लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े थे। बेहोश होने से पहले उन्होंने घोषणा करते हुए कहा था कि हमारे ऊपर किया गया लाठी का हर बार ब्रिटिश हुकूमत के कफन में एक कील की तरह है। उनके ये शब्द कितने सही साबित हुए। 18 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज का खात्मा हो गया। लाजपत राय ने चेतावनी देते हुए कहा था, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस देश में एक हिंसक क्रांति भड़क उठी तो इसके लिए ऐसे ब्रिटिश अफसर जिम्मेदार होंगे जिन्होंने आज ये बदसलूकी की है। लाला लाजपत राय को गिरते देखकर भीड़ में दहशत और गुस्से की भावना भड़क उठी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि लालाजी जैसे वरिष्ठ और सम्मानित नेता के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा और उन्हें किसी छोटे मोटे अपराधी की तरह पीटा जाएगा। भगत सिंह के लिए ये असहनीय था। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक गोरा हाथ में लाठी लेकर लालाजी पर इस तरह झपट सकता था। जैसे ही लालाजी पर हमले की खबर फैली, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। गांधी जी ने कहा, मैं इस घटना से कार्यकर्ताओं को ये सीख लेने के लिए कहूंगा कि उन्हें ना तो निराश होना है और ना ही घबराना है, बल्कि इसे लड़ाई का एक हिस्सा समझना है। हमें इस नाजायज हमले से पैदा हुए सदमे और गुस्से को एक ऊर्जा में बदलना है और उसे भविष्य के उद्देश्यों में लगाना है। नेहरू ने राष्ट्र के इस अपमान का प्रायश्चित करने के लिए ब्रिटिशों को ठोस कदम उठाने को कहा। उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ किए गए बर्बर व्यवहार को राष्ट्रीय अवमानना कहा। हिंदुस्तानी कितने लाचार थे, वे अपने श्रद्धेय नेताओं के सम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते थे। लाला लाजपत राय पर हमले की ये घटना एक ऐसी चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे देश में विद्रोह की भावना भड़का दी। राष्ट्र एक मूक दर्शक से एक कर्म योद्धा में बदल गया। कांग्रेस को ही नहीं बल्कि गांधी जी को भी जनता का प्रबल समर्थन प्राप्त हो गया। राष्ट्र में वितृष्णा और रोष की ऐसी भावना पहले कभी नहीं देखी गई थी। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर रावी नदी थी, उसी जगह से कुछ दूर जहां लालाजी पर हमला हुआ था। इसी रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराकर स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा की कि भारत पूर्ण स्वराज से कुछ भी कम स्वीकार नहीं करेगा। तब तक गांधी जी भी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि ब्रिटिश भारत को कोई अर्थपूर्ण अधिकार और सत्ता देने का इरादा नहीं रखता था। जलियांवाला बाग की मिट्टी को देखकर भगत सिंह के मन में जो क्रोध उमड़ा था, वो लाला लाजपत राय को खून में लथपथ जमीन पर गिरे देख एक बार फिर उमड़ पड़ा था। उनका खून खौल उठा था। डायर अपनी बर्बर करतूत के बाद बच गया था, लेकिन स्कॉट नहीं बच पाएगा। भगत सिंह ने उसी क्षण इस हमले का बदला लेने का संकल्प ले लिया था। स्कॉट को हिंदुस्तानियों के अपमान का हिसाब चुकाना पड़ेगा। लेकिन बर्बर शासकों को दी जाने वाली सजा को लेकर भगत सिंह पहले अपने साथियों की राय जान लेना चाहते थे। उनका और उनके कॉमरेड साथियों का लाहौर की मोजांग रोड पर एक गुप्त ठिकाना था। ये कब्रिस्तान के पास मामूली सी किराए की इमारत थी और पुलिस और लोगों की नजरों से छिपी हुई थी। वे लोग लगभग रोज ही वहां मिलते थे, लेकिन उस दिन की मीटिंग एक खास मीटिंग थी। इस बार उन्हें कोई बयान जारी करना था, कोई प्रस्ताव पास करने की बजाय कार्यवाही के बारे में सोचना था। भगत सिंह कमरे में दाखिल हुए तो हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 वरिष्ठ सदस्य हरि शिवाराम राजगुरु और सुखदेव थापर स्कॉट के अक्कड़पन के बारे में बड़ी तैश से बात कर रहे थे। बर्बर लाठीचार्ज और लाला लाजपत राय को आई गंभीर चोटों की खबर सब जगह फैल गई थी। भगत सिंह ने उन्हें पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया और आशंका जाहिर की कि शेरे पंजाब के नाम से जाने वाले लाला लाजपत राय शायद अब अधिक दिन ना जी पाएं। तीनों ही बदले की आग में सुलग रहे थे। एक तरीका ये भी था कि पुलिस को एक लंबी लड़ाई में उलझाया जाए, जैसा कि बंगाल के क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ मुखर्जी और उनके 4 साथियों ने किया था। ये प्रथम विश्व युद्ध के दिनों की घटना थी। जतेंद्र नाथ अपने इन 4 साथियों के साथ भारत के पूर्वी तट पर एमडेन नामक जर्मन जहाज से हथियारों की खेप लेने आए थे। उन्हें पता नहीं था कि पुलिस उनका पीछा कर रही थी। जब उन्हें ये बात पता चली तो उड़ीसा के बालासोर में पुलिस से उनका आमना सामना हुआ।
सवा घंटे तक दोनों तरफ से गोलाबारी होती रही। एक तरफ 5 नौजवान क्रांतिकारी थे जिनके पास सिर्फ माउजर पिस्तौलें थीं, तो दूसरी तरफ आधुनिक राइफलों से लैस पुलिस और फौज की लंबी चौड़ी टीम। ऐसा माना जाता है कि सरकारी टीम को बहुत सी जानें गंवानी पड़ी थीं, जिसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। क्रांतिकारियों की तरफ से चित्तप्रिय राय चौधरी मारे गए और जतिन और जतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मनोरंजन सेन गुप्ता और निरेन को पकड़ने में सफल रही, क्योंकि गोलियां खत्म हो जाने के बाद उनके सामने कोई चारा नहीं रहा था। बाघा जतिन ने पुलिस की गोलियां लगने के बाद 10 सितंबर 1915 को बालासोर अस्पताल में दम तोड़ दिया। भगत सिंह का ख्याल था कि पुलिस के साथ लड़ाई कोई बदला नहीं था, ये स्कॉट से हिसाब चुकाना नहीं था। वे लंदन को खून के बदले खून का संदेश देना चाहते थे। एक हिंदुस्तानी के बदले 10 अंग्रेजों को मरना होगा। फैसले को HSRA की अगली बैठक तक टाल दिया गया। चंद्रशेखर आजाद संस्था की हथियारबंद टुकड़ी के मुखिया थे और काकोरी कांड के बाद से भूमिगत थे। उन्हें जल्द से जल्द लाहौर लौटने का संदेश भेज दिया गया। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। मरने से पहले उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि अगर लाहौर जैसी घटनाएं होती रहीं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि देश के नौजवान बेकाबू हो जाएंगे और देश की आज़ादी के लिए कुछ भी करने पर उतारू हो जाएंगे। गांधी जी के तौर तरीकों पर इन नौजवानों का भरोसा पहले से ही उठने लगा था, जिन्हें वे आधी रात के सपने की तरह मानते थे। क्रांतिकारी 10 दिसंबर 1928 की रात को मिले तो उनका मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। मीटिंग की अध्यक्षता दुर्गा देवी ने की, जिन्हें स्नेहपूर्वक दुग्गा भाभी कहा जाता था। वे पार्टी के प्रमुख विचारक और मैनिफेस्टो लेखक भगवती चरण वोहरा की पत्नी थीं और सब लोग उनका बहुत मान करते थे। वे खुद भी एक क्रांतिकारी थीं और गोली चलाने के मामले में 3 वर्ष तक जेल में रह चुकी थीं। मीटिंग में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि स्कॉट की हत्या करना जरूरी था। वो लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार था और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। क्रांतिकारियों के मन में बहुत सी बातें थीं। वे ये संदेश देना चाहते थे कि जरूरत पड़ी तो वे हिंसा का प्रयोग करने से नहीं हिचकेंगे। वे देश के नौजवानों को गुलामी की नींद से जगाना चाहते थे ताकि वे विदेशी अधीनता और आर्थिक शोषण के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष में हिस्सा ले सकें। उनका उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना नहीं था, बल्कि वे देश को आर्थिक शोषण से भी मुक्त करना चाहते थे।